गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज यूनिट 5 का न्यू चैप्टर द्रवों का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसके एक दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मध्य में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, देखिए फ्लो ऑफ लिक्विड्स को करने से पहले एक कंसेप्ट थोड़ा आदर्श द्रव। आदर्श द्रव, ठीक है, यानी कि आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड, ठीक है। पूरा चैप्टर इसी के आधार पर टिका हुआ है। यानी कि आदर्श द्रव होता क्या है, यानी कि असंपीड्य एवं अस्यान ठीक है, द्रव को हम क्या कहते हैं, आदर्श द्रव कहते हैं। असंपीड्य को लिखते हैं जीरो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और अस्यान को लिखते हैं जीरो विस्कोसिटी। ठीक है। अब यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए आदर्श द्रव क्या है, तो असंपीड्य तथा अस्यान द्रव को ही हम क्या कहते हैं, आदर्श द्रव कहते हैं। अब आदर्श द्रव में भी आपसे पूछा जाए असंपीड्य क्या होता है, अस्यान क्या होता है, पूछा जाए तो क्या बताओगे आप। अस्यान वह द्रव जिसको दबाने पर उसके आयतन और घनत्व में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्या कहलाता है, असंपीड्य द्रव कहलाता है। ठीक है, यानी कि उसको दबाने पर आयतन और घनत्व यानी कि वॉल्यूम एंड डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, असंपीड्य द्रव कहलाता है अस्यान। अब अस्यान द्रव क्या होता है, देखो इसको समझ लो पहले। माना किसी सतह, माना कोई सतह है तुम्हारे पास, इसमें द्रव फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आप जानते हो जो द्रव फ्लो होता है देखिए सबसे नीचे वाली लेयर अलग है, ऊपर वाली लेयर अलग है। जब यानी इनके मध्य किसी प्रकार की सापेक्षिक गति का विरोध ना हो तो वो क्या कहलाता है, अस्यान द्रव। द्रवों का वह गुण जिसके मध्य, उनके मध्य होने वाली गतियों के मध्य सापेक्षिक गति जो होती है उसका किसी प्रकार से विरोध ना हो तो हम क्या कहलाते हैं, अस्यान द्रव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह से परत बनी होती है, लेयर होती है द्रव की जो फ्लो होती है। ठीक है, अब द्रव की परतों के मध्य किसी प्रकार की सापेक्षिक जो गति होती है, किसी प्रकार के विरोध ना हो, एक दूसरे का विरोध ना करें, तो इस प्रकार के द्रव को हम क्या कहते हैं, अस्यान द्रव। ठीक है, तो सीधे कह सकते हैं द्रवों की परतों के मध्य किसी प्रकार का क्या ना हो, विरोध, उसकी सापेक्षिक गति का विरोध ना हो, तो इस प्रकार के द्रव को हम क्या कहते हैं, अस्यान द्रव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाए मेन टॉपिक पे। ठीक है, ठीक है, फ्लो, ठीक है, स्टीम, धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह, फ्लो इन स्ट्रीमलाइन। ठीक है, फ्लो इन स्ट्रीमलाइन या कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो कह सकते हैं हम भी। ठीक है, याद रखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो कर लिए या फ्लो इन स्ट्रीमलाइन। देखिए धारा रेखी प्रवाह है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण
जब सभी एक ही मार्ग से होकर गुजरे तो इस प्रकार के फ्लो को हम क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। देखिए अब देखो कैसे, माना कोई द्रव है, ठीक है, द्रव है, वो बिंदु ए पर, ठीक है, बी पर, सी और डी से होकर गुजरता है, ठीक है, समझो पहले। और जब किसी बिंदु से, यानी द्रव की, समझो पहले, एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण, माना द्रव है एक ही बिंदु से इस बिंदु से गुजर रहे हैं, ठीक है, सारे कण, ठीक है, जब एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण, याद रखिए, एक ही मार्ग से गुजरते हैं। अब एक ही मार्ग से गुजरेंगे, यानी एक कण जिस बिंदु से गुजरेगा उसी बिंदु से उसके अन्य कण भी गुजरेंगे, ठीक है। तो बी से भी गुजरेंगे, फिर सी से भी गुजर रहे हैं और डी से भी गुजर रहे हैं। यद्यपि इनका वेग ए पर द्रव का वेग v1 है, बिंदु बी पर v2 है, इस सी पे v3 है, इस पर v4 है। इससे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग बिंदुओं पर द्रव का वेग अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही बिंदु पर यानी ए पर द्रव में जो भी कण है, पार्टिकल से जो भी कण है, उनका वेग समान होगा। अर्थात यहाँ पे सभी कणों का वेग कितना होगा, v1 होगा। क्या होगा, v1 होगा। इसी प्रकार से बिंदु बी पर द्रव के सभी कणों का वेग कितना होगा, v2 होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से बिंदु सी पर गुजरने वाले द्रव के सभी कणों का वेग कितना होगा, v3 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, v4। बस इतना समझ में आ गया। तो एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण जब एक ही मार्ग से होकर गुजरते हैं तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोल सकते हैं या फ्लो इन स्ट्रीमलाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, धारा रेखी नली, जस्ट मिनट, धारा रेखी नली यानी स्ट्रीमलाइन ट्यूब, ठीक है। अब देखो स्ट्रीमलाइन, एक मिनट, अब देखिए धारा रेखी नली अक्सर पूछ लिया जाता है, धारा रेखी नली क्या होता है। यदि हम बहुत सी धारा रेखाओं को गुजरने के लिए एक नली की कल्पना करें तो उस नली को हम क्या कहते हैं, धारा रेखी नली कहते हैं, ठीक है। यानी बहुत सी धारा रेखाओं को गुजरने के लिए, ठीक है, धारा रेखाओं के गुजरने के लिए एक काल्पनिक नली की कल्पना करें, एक नली की कल्पना करें तो उसको हम क्या कहते हैं, धारा रेखी नली कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब धारा रेखी नली भी बनाते हैं हम, थोड़ा बना के समझा दूं किस तरीके की है। ये धारा रेखी नली है XY, ठीक है। अब इस पर यहाँ इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका A2 है। क्या है, क्षेत्रफल A2। ये आपकी धारा रेखी नली है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है द्रव की निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जस्ट देख लो, हिंदी में यही लिखा रहता है कि अलग लिखते हैं, ठीक है। तो द्रवों की प्रवाह का अभिचलता का सिद्धांत या
निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, अविरतता, सॉरी अविरतता, एक्चुअली क्या है थोड़ा हिंदी में वो अविरतता, ठीक है। अब प्रिंसिपल कंटिन्यूटी है ना, देखिए एक्चुअली क्या होता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं तो थोड़ा माइंड से उतर जाते हैं, हिंदी में इंग्लिश में याद रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपने माना प्रिंसिपल कंटिन्यूटी क्या कहता है, द्रव्यों के प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत, यानी कि वैसे फ्लो कंटिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन ये अविरतता है, उसको लिखा है तो देखते हैं, ठीक है। माना कोई एक्स वाई एक धारा रेखी नली है, ठीक है। अब इसमें कौन सा जल प्रवाह हो रहा है, असंविदीय और अस्यान, ठीक है। जब किसी धारा रेखी नली में असंविदीय तथा अस्यान द्रव प्रवाहित हो रहा हो तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर धारा रेखी नली के क्षेत्रफल और उसके वेग, धारा द्रव के वेग यानी धारा के वेग का गुणनफल कैसा रहता है, नियत रहता है, कैसा रहता है, समान रहता है, ठीक है, समान। तो सिंपल से हम डेफिनेशन दे सकते हैं, जब कोई असंविदीय तथा अस्यान द्रव किसी धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा हो तो प्रत्येक बिंदु पर नली का क्षेत्रफल और धारा के वेग का गुणनफल समान होगा, ठीक है। गुणनफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल तो अलग हो सकता है, ठीक है, याद रखिए मैं दोनों की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल समान रहेगा, ठीक है, याद रखिए क्षेत्रफल अलग हो सकता है, वेग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, समान रहेगा, देखिए। अब माना कोई एक्स वाई नली है और इसका क्षेत्रफल A1 है, उसका A2 है, और इस सिरे पर एक्स सिरे पर प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग V1 है और इस वाई सिरे पर प्रवाहित होने वाले V2, ठीक है। अब इतना लिख लीजिए, माना कोई एक एक्स वाई धारा रेखी नली है और इसका क्षेत्रफल एक्स बिंदु पर क्षेत्रफल A1 है, वाई बिंदु पर क्षेत्रफल A2 है, ठीक है। अब और यदि एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का वेग V1 है और Y2 से निकलने वाले द्रव का वेग कितना है, V2 है, ठीक है। अब एक सेकंड में बिंदु या एक्स सिरे पर, एक सेकंड में एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन ठीक है, यानी एक सेकंड में बिंदु यानी एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन क्या होगा, आयतन वाला क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दूरी मान सकते हैं, इंटू दूरी, यही तो होता है। अब देखिए क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब मैं देखो यहां से देखिए क्षेत्रफल कितना है, A1 है एक्स रे पे, और दूरी आपको पता नहीं है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितना है, B1 है, और समय क्या है, 1 है, तो B1 इंटू 1 P1 रह गया। तो एक्स रे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन कितना हो गया, A1 B1, ठीक है। अब एक्स रे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान देखते हैं क्या होता है, एक्स रे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है बेटा, आयतन इंटू घनत्व, क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। तो ये तो आपका क्या है, आयतन था, और A1 B1, और घनत्व आपका क्या, रो। यदि द्रव का घनत्व क्या है, रो, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो
एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना आ गया, A1 B1 रो आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से बाई सिरे पे मैं डायरेक्ट कर दूं या आप एक एक स्टेप कर लीजिए। एक्स बाई सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का क्या होगा भाई, निकलने वाले यहां से क्या करना है, यहां से एंटर कर रहा था और यहां से निकल रहा है। ठीक है, तो बिंदु 22 सिरे से 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, A2 B2, और 22 सिरे से निकलने वाले द्रव का क्या हो गया, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, A2 B2 रो। इतना समझ में आ गया? बताइए, बस लिखना है, लिख लोगे ना, लिख लोगे आप, एक लाइन अलग से लिखनी होगी आपको, जो एक्स रे का निकाल लिया इसी प्रकार से लिख लेंगे। 22 सिरे पर द्रव का क्या होगा, आयतन। ठीक है, A2 B2। ठीक है, अब 22 सिरे से निकलने वाले द्रव का घनत्व, वो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, A2 B2 इंटू रो। अब देखिए, तो एक्स रे पर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान इक्वल टू 22 सिरे पर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, A1 B1 रो इक्वल टू A2 B2 रो, रो से रो कैंसिल कीजिए, तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2 हो गया, हो गया। देखिए, तो यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, द्रव की अवितरता का सिद्धांत। ठीक है, एक बेग की बात चल रही है ना, तो A1 B1 यानी कि क्षेत्रफल इंटू बेग B1 इक्वल टू A2 इंटू B2 यानी कि क्षेत्रफल इंटू बेग B2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2 आ गया, तो इसको हम ले सकते हैं AB इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी प्रत्येक बिंदु पर द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके द्वारा के उसकी चाल यानी कि वेग का गुणनफल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ठीक है, या समान रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, यही प्रिंसिपल था। अब द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं, नेक्स्ट टॉपिक आपका द्रव, प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं। प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जा, अब देखिए, विभिन्न ऊर्जा यानी कि जब आदर्श द्रव किसी धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, कौन, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला देखिए, पहले देखते हैं दाब ऊर्जा। ठीक है, दाब ऊर्जा क्या देखते हैं, दाब ऊर्जा। ठीक है, 12 कोई आदर्श द्रव है, किसी धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, होने दीजिए प्रवाहित। ठीक है, अब देखते हैं, प्रवाहित हो रहा है, यदि धारा रेखी नली का क्षेत्रफल A है, क्या है, क्षेत्रफल A है, और धारा रेखी जो द्रव है उस पर जो दाब पड़ रहा है P है, क्या है, दाब P पड़ रहा है, और द्रव द्वारा तय की गई दूरी L है। ठीक है, लिख लो, माना कोई द्रव, धारा आदर्श द्रव लिख लीजिए, है ना, माना कोई, क्योंकि पूरा चैप्टर आदर्श द्रव के ऊपर ही है, माना कोई आदर्श द्रव या असंविदेय और अश्यान द्रव, यानी कि असंविदेय और अश्यान द्रव की अपेक्षा आप आदर्श द्रव लिखिए। ठीक है, माना कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है, तो और धारा रेखी नली का क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक है, और उस पर कार्य करने वाला दाब क्या है, P है, और यदि द्रव द्वारा तय की गई दूरी क्या है, L है। ठीक है, तो दाब ऊर्जा बराबर क्या होगा, दाब ऊर्जा बराबर द्रव द्वारा किया गया कार्य। भाई ऊर्जा क्या होती है, किया गया कार्य के बराबर होती है, द्रव द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अब देखिए, द्रव द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बड़ा बल इंटू विस्थापन, यही तो होता है, बल इंटू दूरी, विस्थापन F इंटू L। ठीक है, अब देखिए F बराबर क्या होता है,
पी ए, पी बराबर एफ अपन ए, तो एफ बराबर क्या होगा पी ए और एल, यानी दाब ऊर्जा बराबर क्या आ गई P इंटू ए इंटू एल। ठीक है, ए तो वही ए लंबा, ए क्या होगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई या दूरी। ठीक है, तो क्या हो गए आयतन। तो एकांक आयतन की, एकांक आयतन पर, आयतन पर दाब ऊर्जा, एकांक आयतन पर निकाल लीजिए, दाब ऊर्जा बराबर क्या हो गया पी ए एल अपॉन, एकांक आयतन की बात चल रही तो ए इंटू एल कर लीजिए, जो कैंसिल कीजिए, दाब ऊर्जा क्या निकल के आई पी निकल के आई। ठीक है, दाब ऊर्जा क्या निकल के आई पी। ठीक है, एकांक आयतन वही क्षेत्रफल इंटू दूरी। ठीक है, पी इंटू एल। ठीक है, अब देखिए ये दाब ऊर्जा हो गई। अब गतिज ऊर्जा की बात चले, गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 mv²। ठीक है, क्या होता है 1/2 mv²। अब एकांक आयतन की द्रव है ना, द्रव का प्रश्न जो है एकांक आयतन पर हम निकाल रहे हैं, एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन पर। ठीक है, एकांक आयतन पर, आयतन पर तो क्या हो गया 1/2 mv², जो वेग है, और जे क्या है v, एकांक आयतन। ठीक है, अब द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो गया घनत्व, क्या हो गया घनत्व 1/2 रो v², यानी गतिज ऊर्जा कितनी निकल के आएगी 1/2 रो v²। ठीक है, अब देखिए किस पे देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, तीसरी कौन सी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है आपकी mgh, क्या होता है बेटा mgh। अब बात एकांक आयतन की चल रही है, तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा देखो m/v कर दीजिए, gh कर दीजिए, और जी क्या होगा द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व के बराबर। तो घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो रो जी एच। तो ये तीनों आपकी ऊर्जा निकल गई। इनका यूज है न्यूमेरिकल में यूज होगा, देखते कैसे करेंगे आप। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, सब मैं करा के चलूंगा। ठीक है, ये तो आपकी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब आ जाए बर्नौली थ्योरम। ठीक है, बर्नौली प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जब कोई आदर्श द्रव अथवा असंविदीय और अश्यान द्रव किसी धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यानी कि देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, आदर्श द्रव, जब कोई आदर्श द्रव, ठीक है, कैसे प्रवाहित हो रहा है? धारा रेखी प्रवाह से, धारा रेखी प्रवाह से धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात समान रहती है। ठीक है, अब देखते कैसे रहती है, कैसे रहती है, बना ले फिगर। माना चलिए ये आपने नली बना ली, ठीक है, थोड़ी ऊंचाई पे बना लूँ क्या, या नेक्स्ट पेज पे बना लेते तो समझ में भी आएगा थोड़ा। ठीक है, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई आपकी नली है, ये एक्स है और ये आपकी वाई नली है। ठीक है, एक्स और वाई नली है। अब वही की बिंदु एक्स पर क्षेत्रफल A1 और बिंदु वाई, वो वाई पर क्षेत्रफल A2। ठीक है, और इस पर प्रवेश करने वाले द्रव का वेग B1 है। क्या है? B1 है,
और यहाँ से निकलने वाले द्रव का वेग v2 है। और क्षैतिज से इसकी ऊंचाई क्रमशः h1 क्षैतिज से, और यहाँ से h2 है, h2 है, ठीक है। और ये आप ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और धारा रेखी नली प्रवाहित हो रही है, सॉरी ठीक है। अब सॉरी मैं उसमें इस तरीके से डायग्राम नहीं बनाया, डायरेक्ट मैंने इस तरीके बना दी, बीच में आप बना लेना उसको, ठीक है। क्योंकि एक नली में हमने कई धारा रेखी प्रवाह की बात की गई है, ठीक है, धारा रेखी रेखाओं की बात की है उसमें, ठीक है। तो कई धारा रेखी की बात करेंगे तो इस तरीके से बना दीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो वही तो देखें क्या करते हैं, बिंदु लिख लीजिए आप, वही चीज़ लिखनी है आपको। x माना कोई x बाई धारा रेखी नली है जिसमें x सिरे का क्षेत्रफल कितना a1 है, y सिरे का क्षेत्रफल a2 है, x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1 है और y सिरे से निकलने वाले द्रव का वेग v2 है, ठीक है। और क्षैतिज से इनकी ऊंचाई क्रमशः h1 और h2 है, ठीक है। तो देखते हैं कुल, अब देखिए वही पहले मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बता दूं क्या। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो बल वाला क्या होता है, P इंटू ए इंटू विस्थापन क्या होगी, ए बी, ठीक है। तो वही x सिरे पर द्रव द्वारा किया गया कार्य, इसको हटा दो, किया गया कार्य, ठीक है। वो तो आप कर ही लोगे ना, माना x, ठीक है। तो x रे पे किया गया कार्य क्या होगा, W वाला क्या होता है, F इंटू दूरी, F इंटू डी, यही तो होता है। W वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है फॉर्मूला। तो फोर्स वाला क्या होगा, P, इस पे बात चल रही है, माना x रे पे कार्य करने वाला दाब भी आप मान लो P1 मान लो, क्या मान लो, इसको P1 मान लो, और y रे पे कार्य करने वाला दाब क्या मान, P2 मान लीजिए। तो P1 और A1 वो सॉरी, ठीक है। और D दूरी वाला क्या होता है, चाल के समय, तो 1 सेकंड में इसका वेग इतना है, तो क्या हो गया, P1 A1 B1, ठीक है। तो x रे पर कुल किया गया कार्य क्या हो गया, P1 A1 B1। इतना समझ में आ गया, बताइए। अरे सिंपल से है, शुरू से पढ़ते आ रहे। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल क्या होगा, F बराबर क्या होता है, P A या P बराबर दाब, इससे पहले चैप्टर देखिए आप, P बराबर क्या होता है, F अपॉन A, तो F बराबर क्या होगा, P इंटू A, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा, P1 A1 B1, ठीक है। इसी प्रकार से बाई सिरे पर निकलने वाले द्रव के द्वारा, ठीक, बाई सिरे पर किया गया कार्य, द्रव के द्वारा किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, बाई सिरे पर किया गया कार्य बराबर P2 A2 B2। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बताइए। अब देखिए, द्रव द्वारा कुल किया गया कार्य, द्रव द्वारा लिख लो, द्रव द्वारा कुल किया गया कार्य, द्वारा कुल किया गया कार्य, ठीक है। अब देखिए कुल किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2। तो
P1 क्या हो गया, P1 A1 B1, वही हो गया कुल क्या हो गया, P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2, इतना तो हो गया। बट बी नोटेड, आपको जानते हो ना, इससे पहले हम क्या जानते थे, A1 B1 इक्वल टू A2 B2 इक्वल टू AB, ठीक है, बात तो एक ही है ना। तो A1 B1 को समान मान लिया मैंने, तो P1 माइनस P2 AB, जी क्या हो गया, क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्या हो गया, क्षेत्रफल इंटू आयतन, आयतन को क्या लिख सकते हो, P1 माइनस P2, जी क्या हो गया, आयतन और द्रव्यमान बटे घनत्व, हो गया P1 माइनस P2 इंटू द्रव्यमान अपॉन घनत्व, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये आपने द्रव के द्वारा कुल किया गया कार्य आपने लिख लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूं मैं। इसको साफ किया मैंने। अब बिंदु ए पर यानी एक्स रे पर, सॉरी एक्स रे पर गति ऊर्जा, ठीक है, एक्स रे पर द्रव की गति ऊर्जा है ना, द्रव की गति ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या होता है बेटा, 1/2 m b स्क्वायर, और यहां बे कितना है, B1 है, कितना है, B1 है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको इक्वेशंस, चलिए बात की बात। अब 22 सिरे पर गति ऊर्जा कितनी हो गई, 1/2 m b स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, एक्स रे पर गति ऊर्जा और 22 सिरे पर गति ऊर्जा, तो वेग कहां अधिक होगा, तो गति ऊर्जा में वृद्धि। अब गति ऊर्जा वृद्धि देखिए, गति ऊर्जा में वृद्धि यानी गति ऊर्जा में वृद्धि, भाई यहां क्या है, क्षेत्रफल कम है तो वेग तो यहां अधिक होगा ना, तो गति ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो गई, 1/2 m b2 स्क्वायर माइनस 1/2 m b1 स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया, बताइए। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख लें हम, क्यों फालतू और आगे बढ़े, m b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, ठीक है, इसे लिख लिया मैंने, बोलो। अब देखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, ठीक है। अब तीसरा, अब बात स्थिति ऊर्जा के लिए, एक्स रे पर द्रव की स्थिति ऊर्जा, ठीक है, एक्स रे पर द्रव की स्थिति ऊर्जा, अब देखिए एक्स रे पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी, mg, सपोज इस पे हमने हाइट मान लिया अपने h1, क्या मान ली, h, और यहां 22 रे पर तुमने हाइट मानी इसकी h2, तो x रे पर ये हो गई, अब 22 रे पे क्या हो गई, 22 रे पर द्रव की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh2, ठीक है, क्या हो जाएगी, mgh2, समझ में आ गया। अरे सिंपल सी तो बात है यार, ठीक है। अब देखिए, इतना समझ में आ गया ना, एक्स रे पे स्थिति ऊर्जा mgh1, आपको मालूम है ना हाइट कितनी है, h1, और आपने मानी थी ना h1, पहले ही मान के चले थे हम लोग, और इस पे क्या है, h2, ठीक है। अब
या H1 अधिक है और H2 यहाँ कम है, तो पोजीशन किस में कम हो रही है? स्थितिज ऊर्जा कहाँ कमी आ रही है? इसमें कमी आ रही है। ठीक है, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थितिज ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी, कमी बराबर 1 मिनट आंटी mg(H1 - H2)। आंटी 5 मिनट दे दो मुझे नेक। चलिए अब देखिए द्रव के द्वारा कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य इक्वल टू कुल ऊर्जा में वृद्धि, कुल ऊर्जा में वृद्धि ठीक है। अब कुल किया गया कार्य कितना था? P1 - P2 m/ρ, यही था। और ऊर्जा में वृद्धि कितनी थी? 1/2 m v2² माइनस v1² माइनस m कॉमन ले लो, mg कॉमन ले लीजिए। ठीक है, H1 - H2। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कीजिए, m से m कैंसिल कर दीजिए सब में। ठीक है, अब रो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो P1 - P2 बराबर 1/2 रो v2² माइनस 1/2 रो v1² माइनस रो GH1 प्लस रो GH2। ठीक है, अब P1 के साथ P1 1 वाले ले आइए एक साथ, तो P1 प्लस रो 1/2 रो v1² प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस रो v2² प्लस रो GH2। अब देखिए दोनों ही समान है, P1 प्लस रो v1² प्लस रो GH इक्वल टू P2 प्लस रो v2² प्लस रो GH2, यही तो आ रहा है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम P प्लस 1/2 रो v² प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लिख सकते हो बेटा आप? कांस्टेंट। ठीक है, नियत रहता है, यानी प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए जस्ट एक काम करते हैं, रो जी जो है इसका डिवाइडेशन दे देते हैं सब में। ठीक है, तो P प्लस दिख रहा है क्लियर, इधर देख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ऊपर, है ना। जब रो जी का भाग लूँगा तो P अपॉन रो जी प्लस 1/2 v² अपॉन G प्लस रो जी कैंसिल H। ठीक है, ये आपका निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसको आप बोल सकते हैं P अपॉन रो जी को दाब शीर्ष, इसको वेग शीर्ष, V से वेग शीर्ष, और इसको गुरुत्वीय शीर्ष। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बताइए। अरे प्रेशर दाब शीर्ष हो गया, वेग शीर्ष और हाइट से गुरुत्वीय शीर्ष।
अब देखिए इतना आ गया। अब यहीं पे बात चल रही है हमारी, यदि हाइट समान हो, क्या हो, हाइट समान हो। देखा था ना हमने, एक में h1 थी, दूसरे में h2 थी, हाइट थी ना इसमें। तो हमें ऐसा करना है, यदि हाइट समान है तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम, या यहां से लिख लीजिए p प्लस रो जी प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन इसकी अपेक्षा इस इक्वेशन से हमें लेना है, क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि दाब सीरीज क्या होता है, बेक सीरीज क्या होता है, गुरुत्वीय सीरीज क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो केवल क्या लिखना है आपको, p प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यदि हाइट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे इसके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सॉरी एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन के लिए मैं सोचता हूँ दूसरा वीडियो रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है।